हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो 12th क्लास का सिंटैक्स है उसके कुछ वाक्यों को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जो वाक्य 12th क्लास के सिंटैक्स में करेक्शन करने के लिए आते हैं, तो करेक्ट करने को वाक्य आते हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे वाक्यों को देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। तो आइए हम डायरेक्ट इन वाक्यों को देखते हैं। पहला यहाँ पे सेंटेंस लिया गया है, आई ही एंड यू वेंट टू मार्केट। इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट एक साथ में आते हैं तो हमारा जो क्रम रहता है, पहले हमें करना पड़ता है सेकेंड पर्सन, उसके बाद में हम लगाते हैं थर्ड पर्सन और लास्ट में हमें करना पड़ता है फर्स्ट पर्सन। जबकि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हैं वो एक साथ में आते हैं तो पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर बना यू ही एंड आई वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे यू है सेकेंड पर्सन है और ही है वो है थर्ड पर्सन और आई है वो है फर्स्ट पर्सन। तो सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट का क्रम में यहाँ पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन शुड लव हिज कंट्री। तो जब भी यहाँ पे बात करें वन के साथ तो ओ एन ई वन जो है, वन के साथ कभी भी हिज की स्पेलिंग नहीं आती है और वन के साथ हमेशा हमें लगाना पड़ता है वंस का यूज़। तो वन शुड लव वंस कंट्री, तो वन के साथ हमेशा हमें वंस का यूज़ करना पड़ेगा, ओ एन ई एपोस्ट्रॉफी एस, यहाँ पे हिज का यूज़ नहीं होना है। तो आई के साथ माई आता है, ही के साथ हिज आता है, यू के साथ योर आता है, दे के साथ देयर आता है और ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आता है, इट के साथ इट्स आता है। जबकि ओ एन ई वन लिखा होता है तो वंस के साथ में हमेशा, जो हम देखें तो वन के साथ हमेशा तो वंस लिखा है, इसका यूज़ हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे ओ एन ई वन जब भी आपको देखने को मिले तो इसमें हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव जो आएगा वो हमेशा आएगा वंस, ओ एन ई एपोस्ट्रॉफी एस करके लगाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एवरीथिंग हैज़ हिज वैल्यू। तो जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंत में थिंग लगा हुआ है, तो जब भी कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंत में थिंग है जो जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट के अंत में, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ अपने की स्पेलिंग में हमेशा हमें इट्स का यूज़ करना पड़ेगा, आई टी एस, इट्स ही लगाना पड़ेगा। थिंग से मतलब कोई वस्तु है तो वस्तु के लिए हमेशा इट्स का यूज़ करना पड़ता है। जब भी किसी सब्जेक्ट में ऐसा आता है तो वहाँ पर इट्स लगा देना पड़ेगा। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर हमारा बना एवरीथिंग हैज़ इट्स वैल्यू। यहाँ से हमें हिज को हटा करके इट्स का यूज़ कर देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राहुल इज़ सीनियर दैट देन रोहित। तो यहाँ पे टी एच ए एन देन आएगा, तो राहुल इज़ सीनियर देन टी एच ए एन देन रोहित। तो जब भी ऐसा वाक्य यहाँ पे सीनियर हो, जूनियर हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, उनके बाद अगर कभी भी देन आता है तो वहाँ पे हमें देन का यूज़ ना करके बाद लगाना होता है टू। तो राहुल इज़ सीनियर टू रोहित। जब भी सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर या प्रीफर आता है तो उसके बाद हमेशा हमें टी ओ टू का यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे देन का यूज़ कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखें, ही प्रीफर्स मिल्क देन टी। जब भी प्रीफर आए, जूनियर आए, सुपीरियर आए, इन्फीरियर आए, इंटीरियर आए, तो उसके बाद में हमेशा तो देन जो दिख रहा है यहाँ पे, देन को हटा करके हमें हमेशा टू का यूज़ करना पड़ता है। तो ही प्रीफर्स मिल्क टू टी, इसका करेक्ट आंसर हमारा बन गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, माई हेयर्स आर ब्लैक। तो जब भी यहाँ पे लिया गया है हेयर है, स्टोन है, ब्रेड है, तो हेयर हमेशा होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका हो जाएगा माई हेयर। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्रिया भी एक क्वेश्चन में आती है, तो माई हेयर इज़ ब्लैक। तो हेयर हो गया, स्टोन हो गया, ब्रेड हो गया, फर्नीचर हो गया, पोइट्री हो गया, मशीनरी हो गया, न्यूज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। ये सभी सब्जेक्ट अपने आप में एक वचन होते हैं और इनका यूज़ हमें एक वचन में करना पड़ेगा। इनके साथ जो क्रिया आएगी हेल्पिंग वर्ब वो भी हमें एक वचन में ही रख देनी है। तो इसका राइट आंसर बना माई हेयर इज़ ब्लैक। नेक्स्ट हम देखते हैं, न्यूज़ आर करेक्ट। तो यहाँ पे न्यूज़ है, न्यूज़ हमेशा एक वचन होता है, तो न्यूज़ के साथ हमें कर देना है इज, न्यूज़ इज़ करेक्ट। तो एक बार फिर से सुने, जब भी पोइट्री, फर्नीचर, मशीनरी, सीनरी, न्यूज़, एडवाइस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस तरह के शब्द आते हैं तो ये हमेशा एक वचन में यूज़ होते हैं और इनके साथ लगने वाली क्रिया है वह भी हमेशा एक वचन में ही रहती है। तो यहाँ पे बन गया न्यूज़ इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जो कैटल लिखा हुआ है यहाँ पे CATTLES, तो कैटल में एस की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी बहुवचन है। तो पुलिस हो जाए, पीपल हो जाए, पब्लिक हो जाए,
पोल्ट्री हो जाए, कैटल हो जाए या जेंट्री हो जाए या फिर वर्मिन हो जाए, तो इन सब के साथ में जो क्रिया आती है वो हमेशा आती है बहुवचन। और ये शब्द अपने आप में हमेशा नेगेटिव, अपने आप में हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं, इसमें एस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो पुलिस, पीपल, पब्लिक, पोल्ट्री, कैटल, जेंट्री, वर्मिन, ये अपने आप में हमेशा बहुवचन है। तो इससे हम कैटल से यहाँ पे एस हटा देंगे तो कैटल रहेगा यहाँ पे, और बिल्कुल बात कंप्लीट सही है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट यहाँ पे द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, इस बात को हम देखेंगे। तो जब भी हमने देखा है सीनरी है, पोइट्री है, सीनरी की बात करें, पोइट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स बात करें, तो ये सभी चीज़ें होती हैं हमेशा एक वचन। तो सीनरी जो बहुवचन यहाँ पे दिया गया है उसे हमें कर देना है, सीनरीज़ को एक वचन में रखना है। और जब ये एक वचन यहाँ पे बन जाएगा तो यहाँ पे क्रिया जो बहुवचन में आ रही है वो क्रिया भी यहाँ पे बन जाएगी एक वचन में। तो सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ चार्मिंग। तो इस तरह से हमारा बाकी बन गया था सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ चार्मिंग। तो आपको ध्यान रखना है सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, मशीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी जो हैं अपने आप में एक वचन होते हैं, जिनका बहुवचन हमें नहीं करना है और इसके साथ क्रिया भी हमें हमेशा एक वचन में ही रखनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज़ इनवाइटेड। तो जेंट्री अपने आप में बहुवचन में यूज़ होता है, तो जेंट्री के साथ हमेशा हमें जो इज दिख रहा है यहाँ पे वो हमें हटा देना है यहाँ से और इसके स्थान पे आर का यूज़ कर देना है। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर इनवाइटेड। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो आप इसको ज़रा ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर रीडिंग। तो जब भी सब्जेक्ट हों वो कहीं ना कहीं ईच से जुड़े हों, ईच लगा हो या एवरी लगा हो, तो ईच या एवरी से जब भी सब्जेक्ट जुड़ करके आते हैं तो वो सब्जेक्ट हमेशा एक वचन रहते हैं और उनके साथ जो क्रिया आएगी वह भी हमेशा एक वचन में ही रहती है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ रीडिंग, यहाँ पे हो जाएगा इज, आर को हटा के हमें इज़ करना पड़ेगा क्योंकि ईच लगा हो या फिर एवरी लगा हो, इनके साथ में क्रिया हमेशा एक वचन आती है और इसके साथ जो नाउन लगा हुआ है पीछे, ये नाउन भी हमेशा एक वचन में ही रहना चाहिए। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ रीडिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ रीडिंग। इस वाक्य में लिखा हुआ है वन ऑफ, तो जब भी किसी वाक्य में वन ऑफ दिया गया होता है तो वन ऑफ के बाद जो भी यहाँ पे नाउन आ रहा है वो नाउन हमेशा रहेगा बहुवचन में और इसके बाद जो क्रिया रहेगी वो रहेगी अपने आप में हमेशा एक वचन में। तो इसका राइट आंसर बन गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ रीडिंग। तो ध्यान दें वन ऑफ लगा हो उसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन हमेशा बहुवचन में रखना पड़ेगा और क्रिया है वो इसमें करनी पड़ेगी एक वचन में। इस तरह से वाक्य बन जाएगा वन ऑफ मीन्स एक, माई फ्रेंड्स मीन्स मेरे मित्रों में से, मेरे मित्रों में से एक मित्र, इज़ जो है रीडिंग मीन्स पढ़ रहा है। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा बहुवचन रखना है और वन ऑफ के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आती है, क्रिया आती है, वो हमें रखनी है एक वचन के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर। तो अभी हमने देखा यहाँ पे जो वन ऑफ आता है तो वन ऑफ के बाद में हमें जो नाउन लगाना पड़ेगा वो करना पड़ेगा बहुवचन में, जो कि यहाँ लीडर है एक वचन में तो सेम कर दें बहुवचन, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हुआ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स। तो वन ऑफ के बाद हमेशा हमें क्रिया करनी है वो करनी होती है एक वचन, जबकि नाउन आता है तो नाउन हमेशा बनेगा किस वचन में, बहुवचन में ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज़ मोर ग्रेटर देन मी। तो पहली बात है जब भी देन लगा होता है तो देन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस ना करके सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। अगली बार है यहाँ पे देखें तो देन लगा है और देन में अगर हम देखें तो जहाँ पे ई आर लग गया है एडजेक्टिव पे पहले से ही, वहाँ मोर की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा आंसर बना यहाँ पे ही इज़ ग्रेटर देन आई। तो यहाँ पे जब भी देन का यूज़ होता है कॉम्परेटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव में एडजेक्टिव हम एक ही बात चेंज करते हैं, जहाँ पे ई आर लग गया है तो मोर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ही इज़ ग्रेटर देन आई, इसमें दोनों सब्जेक्ट ही होते हैं और इनमें सब्जेक्ट के कंपेरिजन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आइदर ही और हिज मदर आर गोइंग। तो जब भी कोई सब्जेक्ट हों जो और या फिर नॉट से जुड़े हों, जब भी कोई सब्जेक्ट हैं जो और ओ आर या फिर एन ओ आर नॉट से जुड़े होते हैं तो हमेशा जो इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा इसमें लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसको ही देख के यहाँ लगाना पड़ता है। तो जब भी कोई सब्जेक्ट और या नॉट से जुड़ करके आते हैं तो उसमें जो क्रिया है वो लास्ट वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। लास्ट का सब्जेक्ट हमारा हिज मदर लिखा है, मदर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से आर है वो हट जाएगा। तो आइदर ही और हिज मदर इज़ गोइंग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
ही एज वेल एज दे आर स्लीपिंग। तो जब भी सब्जेक्ट हमारा एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज, एलोंग विद या टुगेदर विद, इनसे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हमेशा जो क्रिया आएगी वो क्रिया हमेशा रहती है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार से। तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा इज। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट जो जुड़ा हुआ है एज वेल एज, टुगेदर विद, एलोंग विद, तो इसके साथ जो क्रिया हमें लगानी पड़ेगी वो पहला वाला सब्जेक्ट है उसको देख के लगाएंगे। लेकिन वहीं अगर वाक्य में आइदर और, नाइदर नॉर लगा हुआ है तो आइदर और, नाइदर नॉर में बाद वाला सब्जेक्ट जो होता है उसके हिसाब से हमें क्रिया को यूज़ करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर बन गया अभी फिलहाल ही एज वेल एज दे इज़ स्लीपिंग। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नाइदर ऑफ देम वर हैप्पी। तो नाइदर जो होता है उसके साथ हमेशा नॉर आता है। तो इस कंडीशन में जब नॉर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हमें नाइदर के स्थान में कर देना है नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। और जब क्रिया हमें रखनी पड़ेगी एक वचन में, नन ऑफ देम वॉज हैप्पी। तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, आइदर के साथ हमेशा और आता है, ऑल्दो जो लिखा होता है अगर वाक्य में तो ऑल्दो कंजक्शन के साथ में हमेशा लगाना पड़ता है एट या फिर कोमा। और अगर शुरुआत में स्टार्टिंग इफ से हो रही है वाक्य की, जो कंडीशनल सेंटेंस है, तो उस वाक्य में हमें दोनों वाक्यों के बीच में कोमा का यूज़ कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर बना नन ऑफ देम वॉज हैप्पी। नेक्स्ट देखें हम, यहाँ लिखा है आइदर ऑफ दीज हैव डन इट। तो जब भी वाक्य है आइदर, तो आइदर के साथ में हमेशा ओ आर और का यूज़ आता ही आता है। तो यहाँ पे हमें देखना है आइदर के बाद दीज लिखा हुआ है तो यहाँ पे आइदर के स्थान में कर दें एनी ऑफ, एनी ऑफ दीज। फिर यहाँ पे हेल्पिंग और वो आएगी हैज़ एक वचन में, आइदर हो नाइदर हो, इसके बाद जो क्रिया आती है हमेशा एक वचन में आती है। तो जब भी किसी वाक्य में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लगा हुआ है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमें एक वचन में ही करनी पड़ेगी। तो इसका बन जाएगा एनी ऑफ दीज हैज़ डन इट। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीड बुक। तो जब भी देखें फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, डाइड ऑफ, अफ्रेड ऑफ, विवेयर ऑफ। और ऑफ के बाद जो क्रिया लगी है वो रहेगी जीरेंड में, तो आई एन जी यहाँ पे लगा देंगे। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक। तो जब भी फॉन्ड आए उसके बाद ऑफ आएगा, टायर्ड आता है ऑफ आता है, अवेयर आता है ऑफ आता है, अफ्रेड आएगा तब भी यहाँ पे ऑफ का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अनुज इज़ अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स। तो जब भी अफ्रेड लगा होता है, अफ्रेड का मतलब डरना होता है, अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ होता है, फ्रॉम नहीं आएगा यहाँ पे। तो अनुज इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अनुज कुत्तों से डरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। तो जब भी बिलोंग की बात आती है तो बिलोंग का जो रहता है वो हमेशा टू लगाना पड़ता है, तो विद का यूज यहाँ से हम हटा देंगे। तो बिलोंग के बाद हमेशा टू आता है, लिसन के बाद टू आता है, सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है, और डील आता है DEAL, डील के बाद इन आता है। जबकि अफ्रेड के बाद ऑफ, डाइट के बाद ऑफ, अवेयर के बाद ऑफ, बिवेयर के बाद ऑफ, सफरिंग के बाद फ्रॉम, इस तरह से हमें यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ टाइम इन योर वॉच। तो जब भी हम किसी घड़ी के द्वारा समय पूछने की बात करते हैं वहाँ पे प्रेपोजिशन इन का यूज़ नहीं करना, बाद में कर देना है बाई। तो व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी के द्वारा कितना समय है। तो व्हाट इज़ टाइम बाई योर वॉच, यहाँ पे इन का यूज़ हमें नहीं करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ ही विल कम आई सेल प्ले। तो इसमें कंडीशनल वाक्य है, कंडीशनल वाक्य को हमें देखना पड़ेगा सिंपल तरीके से। जब भी कंडीशनल वाक्य होगा दो वाक्य इसमें आते हैं। तो लास्ट वाले वाक्य में अगर हेल्पिंग वर्ब लगी है विल या सेल, तो जो इफ़ वाला वाक्य होता है वो हमें करना पड़ता है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अगर लास्ट वाले वाक्य में लगा हुआ है वुड, अगर लास्ट वाले वाक्य में वुड आता है तो इफ़ वाला वाक्य हमेशा बनता है पास्ट के इंडेफिनिट में। अगर लास्ट वाले वाक्य में वुड हैव आ जाए, अगर लास्ट वाले वाक्य में वुड के साथ हैव भी आ जाए तो इफ़ वाला बनता है पास्ट के परफेक्ट में। तो इसका राइट आंसर हमारा ये हुआ इफ़ ही कम्स कोमा आई सेल प्ले। तो इसमें चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं सेल लगा हुआ है दूसरे वाले वाक्य में, तो सेल अगर लगा है बिल लगा है तो इफ़ वाला वाक्य बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो यहाँ से हम बिल को हटा देंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट एक वचन होता है तो क्रिया में SES आता है, तो यहाँ पे ES कर दिया गया। तो इफ़ ही कम्स कोमा आई सेल प्ले। नेक्स्ट यहाँ पे इफ़ इट विल रेन ही वुड नॉट गो। तो इस वाक्य में देखें तो इफ़ से स्टार्ट है, कंडीशनल वाक्य है और इसके अंत में वुड यूज़ लगा हुआ है। तो अगर वुड का यूज़ आता है तो यहाँ पे हम देखें पहला वाक्य हमारा इफ़ वाला बनेगा, वो बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, अर्थात सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा। तो इफ़ इट रेन्ड कोमा ही वुड नॉट गो, तो इस तरह से बन जाएगा।
अगला देख रहे हैं राज हैज़ डन इट यस्टरडे। जब भी किसी वाक्य के अंत में यस्टरडे लगा होता है तो आपको यह वाक्य करना पड़ेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे प्रेजेंट का परफेक्ट दिखा रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा पास्ट का इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हमारा आंसर बना राज डिड इट यस्टरडे। जो हैज़ हैव है जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट से हटा देंगे, और जो डन लगा है वो थर्ड फॉर्म है डू डिड डन, तो डन की हम लगाने हैं सेकेंड फॉर्म। तो राज डिड इट यस्टरडे, तो टुडे आता है तो प्रेजेंट बनता है जहाँ तक। यस्टरडे आएगा वाक्य में तो वो बनेगा पास्ट का इंडेफिनिट, और अगर आता है टुमारो, टुमारो बनता है हमेशा फ्यूचर का इंडेफिनिट में। नेक्स्ट हम देखें अमन गॉट अ लेटर टुमारो। तो इस वाक्य में लगा है टुमारो, अगर हमें करेक्ट करना है तो या तो हम टुमारो को यहाँ से हटा दें, टुमारो के स्थान पे कर दें यस्टरडे, तब भी हमारा वाक्य सही बन जाएगा। या फिर हम इस जो टेंस यहाँ पे दिया गया है गॉट, ये पास्ट का इंडेफिनिट है तो इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बदल दें, तो इसका बन जाएगा हमारा अमन विल गेट अ लेटर टुमारो। तो अगर टुमारो आता है तो हमें करना है फ्यूचर का इंडेफिनिट में, या फिर हम देखें वैसे पास्ट का इंडेफिनिट कर देंगे तो टुमारो के स्थान पर आएगा यस्टरडे। तो इसका राइट आंसर फिलहाल हो गया है अमन विल गेट अ लेटर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे अब, दिस कार रैन फास्टली। तो इस बात में हम देखते हैं दिस कार रैन फास्टली। तो जब भी हम देखें फास्ट जो होता है वो हमेशा FAST में रहता है, उसमें LY की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दिस कार रैन फास्ट, यह कार तेज दौड़ी। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे हिज फादर इज़ अ MP। तो जब भी AN आर्टिकल की हम बात करें तो MP से पहले हमें हमेशा एन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हिज फादर इज़ एन MP। इसका क्या तरीका है, तो जब भी कोई हम देखते हैं जिसको कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे ए कब लगाएं एन कब लगाएं, तो सिंपल सा एग्जांपल है, जब किसी शब्द का उच्चारण है वो आ से लेकर के अंगहा के बीच में रहता है तो उसके आगे हमें हमेशा एन का यूज़ करना पड़ेगा, और जब किसी का जो उच्चारण है वो का से लेकर के ज्ञा के बीच में रहता है तो वहाँ हमें हमेशा ए का यूज़ करना होता है। तो इसमें अगर हम देखें MP जो है अगर लिखें MP तो M में पहले हमें ये इस तरह का ए बनाना पड़ेगा। तो ए है वो आ से अंगा के बीच में आता है, इसीलिए हमें यहाँ पे एन का यूज़ कर देना है। तो हिज फादर इज़ एन MP। तो किसी भी शब्द का साउंड है वो आ से लेकर अंगा से, अर्थात स्वर से इसकी स्टार्टिंग है साउंड की, अक्षर का नहीं मतलब यहाँ पे मतलब है स्वर जो ध्वनि है उसका मतलब है। तो MP जो है इसका उच्चारण है वो इसमें ए पहले आएगा, इसलिए अर्थात जो साउंड है उसका ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे एन का यूज़ कर देना है। तो हिज फादर इज़ एन MP। तो किसी भी शब्द में अगर देखें हम तो तरीका ये रखना है, आ से अंगा में किसी का उच्चारण प्रारंभ है तो वहाँ पे उससे पहले एन कर देना है, और का से ज्ञा में उसका साउंड अगर है तो वहाँ पे हमें ए का यूज़ कर देना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सन सेट्स इन वेस्ट। तो जब भी जो चीज़ें दुनिया में एक हैं तो उससे पहले दा करते हैं किसी नदी का नाम, किसी पहाड़ का नाम, किसी जहाज़ का नाम, किसी अखबार का नाम, किसी भी धार्मिक पुस्तक का नाम, या जो चीज़ें दुनिया में एक हों, या फिर कोई कॉमन नाउन है जिसका हम एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ सब जगह पे हमें दा का यूज़ करना होता है। जितनी भी दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर दिशा से पहले कोई प्रेपोजिशन आता है तो वहाँ भी हमें दा का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे सन से पहले दा लगा देंगे, और बेस्ट है उससे पहले भी दा कर देंगे। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य है पश्चिम में छिपता है। तो किसी नदी का नाम, पहाड़ का नाम, जहाज़ का नाम, अखबार का नाम, रेलगाड़ी का नाम, वायुयान का नाम, या कोई दुनिया में चीज़ एक हो तो सभी के नाम से पहले हमें दा का यूज़ कर देना होता है, ये आर्टिकल का नियम है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 शीप्स आर रनिंग। तो यहाँ पे देखें सीप है, जो स्पेलिंग है सीप SHEEP, और डियर DEER, और स्वाइन SWINE। तो सीप, स्वाइन और डियर हैं, चाहे इन्हें एक वचन में यूज़ करें चाहे हम बहुवचन में यूज़ करें, इसमें एस की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो 5 शीप आर रनिंग, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हुआ 5 शीप आर रनिंग। ध्यान दें सीप, डियर और स्वाइन, ये 3 मीनिंग है, इसमें एस की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इन्हें हम बिना एस के यूज़ करते हैं और दोनों में इन्हें लगा सकते हैं, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। नेक्स्ट देखते हैं 2 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। जब भी किसी निश्चित नापतोल या निश्चित मात्रा की बात करें तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो एक वचन में आएगी, जहाँ पे कर देंगे हम इज़। तो 2 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, 2 मील एक लंबी दूरी नहीं है। जब भी निश्चित नापतोल निश्चित मात्रा की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिया हमेशा आती है एक वचन में। तो 2 माइल्स इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट बीइंग अ रेनी डे।
आई डिड नॉट गो आउट। तो बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट, जब भी हम देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आई लगा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट आई नहीं है। तो अगर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही होते हैं तो हमें वहाँ पे पहला वाला सब्जेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते टाइम हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ अलग है और यहाँ पे किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी यहाँ पे समय, मौसम, महीना, दिन, इनके बारे में बात करते हैं तो बात का सब्जेक्ट होता है इट, तो यहाँ पे हमें कर देना पड़ेगा इट। तो इट बीइंग रेनी डे आई डिड नॉट गो आउट। तो यहाँ पे समय, दिन, मौसम, महीना में सब्जेक्ट हमेशा इट का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे हिज स्पेक्टिकल्स इज़ न्यू। तो जब भी स्पेक्टिकल्स आ जाए, ट्राउजर्स आ जाए, ग्लासेस आ जाए या थैंक्स आ जाए या ALMS आर्म्स आ जाए तो वहाँ पे हमेशा क्रिया होती है वो बहुवचन की आती है। तो जब भी स्पेक्टिकल्स, टंग्स, ट्राउजर्स, सीजर्स ऐसी स्पेलिंग्स आती हैं, इनमें एस लगा हुआ होता है, क्रिया भी इसमें हमेशा बहुवचन में ही आती है। नेक्स्ट है रिच शुड हेल्प पुअर। तो जब भी कोई एडजेक्टिव हो केवल और एडजेक्टिव हो और उसे हमें व्यक्तियों के रूप में संबोधित करना हो तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ करना होता है। तो द रिच का मतलब है अमीर व्यक्तियों को और द पुअर से मतलब है गरीब व्यक्ति। जब भी केवल एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव वो सब्जेक्ट अगर हमें बनाना पड़ेगा तो उसके आगे हमेशा द लगा देते हैं और ये बहुवचन में बन जाता है, तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे रहेगा द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों की हेल्प करना चाहिए। अगर ऐसे हमने लिख दिया यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वाइज लिखते हैं, वाइज का मतलब है बुद्धिमान, अगर इसके आगे हम दा लगाते हैं इसका मतलब हो गया बुद्धिमान लोगों के समूह से मतलब है, बुद्धिमान लोगों का मतलब इससे हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी एडजेक्टिव हो उससे पहले दा लगाने से वो एक नाउन को रिप्रेजेंट करता है, बहुवचन में आता है हमेशा। तो नेक्स्ट हम देखें माई सिंपैथीज़ आर ऑलवेज विद द पुअर। तो यहाँ पे देखें सिंपैथी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे केवल महसूस करते हैं, तो सिंपैथी हो गया, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिन्हें हम केवल महसूस करते हैं वो सब कहलाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नाउन की बात करें क्या होता है, तो एवरी नेमिंग वर्ड इज़ अ नाउन। प्रत्येक नाम वाले शब्द होते हैं वो नाउन होते हैं, जिनका राम, आगरा, सोहन, कुर्सी, भोगांव, दिल्ली, मैनपुरी, लखनऊ, जितने भी ऐसे नाम हैं जिसका विशेष नाम है अपने आप में सब होते हैं नाउन। तो नाउन होते हैं 5 प्रकार के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाम जो केवल एक ही चीज़ के लिए प्रयोग होता है, किसी विशेष नाम को बताता है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे आगरा, गंगा, हिमालय, दिल्ली, तो किसी एक विशेष नाम को बताए प्रॉपर नाउन। ऐसा नाउन जो अपनी पूरी समूह, अपनी पूरी जाति का बोध कराए, उसे अपनी पूरी जाति का बताए, जाति के बारे में एड्रेस करने वाला, जाति को बताने वाला शब्द है वो कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे हमने कहा नदी, तो नदी दुनिया में बहुत सारी हैं। हमने कहा शहर, तो शहर बहुत सारे हैं। तो ऐसे सभी नाउन जो अपने में एक से अधिक हैं, अर्थात जो अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, अर्थात समूह। तो ऐसे नाउन जो किसी को इकट्ठा करने से उसका अलग से नाम दिया जाए उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे का क्राउड, बंच, कमेटी, क्लास। तो ऐसे नाउन जो किसी के ग्रुप में बात करें, ग्रुप को बताते हैं, वो सब कहलाते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल क्या होता है, जिन्हें हम नापते हैं, तौलते हैं, गिनते बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे सभी नाउन जिन्हें हम नापते हैं, तौलते हैं, वो सभी कहलाते हैं मटेरियल नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो किसी विषय का नाम, किसी भाषा का नाम, या अमीरी, गरीबी, बुद्धिमानी, चालाकी, होशियारी, दशा वगैरह है, ये सब कहलाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ में कभी भी क्रिया आती है वो एक वचन में ही आती है, बहुवचन क्रिया कभी भी नहीं आती है और इन्हें हम बहुवचन भी बनाते नहीं हैं। तो राइट आंसर बना माई सिंपैथी इज़ ऑलवेज विद द पुअर। आइए अगला देखते हैं इसमें अब। तो अगला यहाँ पर लिया गया ही एंटर्ड इनटू द रूम। जब भी एंटर क्रिया की बात आती है तो एंटर के बाद कभी भी इनटू का यूज़ नहीं होता, डायरेक्ट हमें जो भी नाउन है वो लगा देना है। तो ही एंटर्ड द रूम, इस तरह से वाक्य हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखें डेविड वेंट टू आगरा बाय द कार। जब भी किसी वाहन से आने जाने की बात होती है तो वहाँ पे प्रेपोजिशन हमेशा बाई आता है, पर विशेष बात है उसके बीच में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट हमारा आंसर बना डेविड वेंट टू आगरा बाई कार। तो डेविड वेंट टू आगरा बाई कार, जब भी किसी स्थान की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं, और किसी वाहन के माध्यम से जा रहे हैं तो हमेशा वहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं। तो बाई द कार ना हो कि केवल बाई कार का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखें ही इज़ एन यूरोपियन बाई बर्थ। तो अगर हम यूरोपियन को लिखें तो यूरोपियन में अगर
इस तरह से पहले या बनाना पड़ेगा। तो या है वो का से या के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ होता है। तो किसी भी अगर शब्द का उच्चारण है वो व्यंजन से प्रारंभ होगा तो उससे पहले हम लगा देंगे ए। अगर किसी शब्द का उच्चारण है वो वॉवेल से प्रारंभ है, स्वर से प्रारंभ है, तो वहाँ पे हमें करना पड़ता है एन। तो ही इज़ अ यूरोपियन बाई बर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो अगर यूनिवर्सिटी को हम लिखेंगे तो पहले ही बनेगा या। तो या जो आता है वो का से ज्ञा के बीच में है, अर्थात ये व्यंजन से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा ए हमें। तो ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। भले ही ए ई आई ओ यू वॉवेल है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। तो हिंदी के प्रोनाउंसिएशन जो है, हिंदी का जो उच्चारण है उसके हिसाब से ए एन का यूज़ करना पड़ता है। तो कभी भी हमें यूज़ करना हो ए या एन तो देख लें हमेशा। तो जब भी जो लास्ट वाला जो उसमें पीछे लिखा है शब्द, अगर ये इसे पढ़ें शब्द को, जो स्पेलिंग्स है, अगर उसका उच्चारण अगर आ रहा है व्यंजन से तो हम उससे पहले करेंगे ए। अगर उसका उच्चारण वॉवेल से प्रारंभ है तो हम कर देंगे वहाँ पे एन। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, द बाउंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। तो बाउंडेड का मतलब है यहाँ पे घायल व्यक्तियों का। जब भी बाउंडेड व्यक्ति हैं, घायल व्यक्ति हैं, उन्हें सिंपल रूप से हॉस्पिटल में ही भर्ती करना पड़ेगा। तो जब भी कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, चर्च हो गया, स्कूल हो गया, कोर्ट हो गया, अगर इनका प्रयोग हम उन्हीं मतलब से कर रहे हैं तो वहाँ पे कभी भी दा का यूज़ नहीं करना होता है। ऐसे हॉस्पिटल किस मतलब से गई, दवाई लेने के मतलब से, तो वहाँ पे हमें दा का यूज़ नहीं करना है। विद्यालय किस मतलब से गए, पढ़ने या पढ़ाने के मतलब से, तो वहाँ पे दा नहीं आएगा। मंदिर किस मतलब से गए, पूजा पाठ करने के मतलब से, तो वहाँ पे भी दा का यूज़ नहीं होता है। अगर सपोज दैट हम विद्यालय जाते हैं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा किसी अन्य काम से जाते हैं, वहाँ डेकोरेटिंग करने जाते हैं, लाइट फिटिंग करने जाते हैं, या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, तो किसी अन्य काम से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे दा का यूज़ कर देंगे। सपोज दैट जैसे हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करने के मतलब से जा रहे हैं, तो वहाँ पे दा का यूज़ हमें नहीं करना है। अगर हम कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ वहाँ पे फिटिंग करने के लिए या कुछ अन्य काम से जाते हैं तो वहाँ पे हम दा का यूज़ कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो बाउंडेड व्यक्ति थे वो हॉस्पिटल में मुख्य रूप से उपचार कराने के लिए गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे, ही टोल्ड मी दैट रमन विल जॉइन इट। तो जब भी हम देखें कोई वाक्य कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, अगर उसमें पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो दूसरा भी हमेशा पास्ट में ही करना पड़ेगा। तो विल का बन जाएगा, पास्ट होता है वुड। तो ही टोल्ड मी दैट रमन वुड जॉइन इट। अगर आपको देखना है ये पास्ट हुआ क्यों, तो सिंपल सा आंसर है, कभी कोई दो सब्जेक्ट मतलब दो वाक्य हों, तीन वाक्य हों और उसमें कंजक्शन से हमें जोड़ा जाए वाक्य को, तो पहला अगर वाक्य पास्ट में है हमारा तो अगला वाक्य भी हमें पास्ट में रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें, ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्रम की बात पूछी गई। जब भी एक या से ज़्यादा कोई प्रोनाउन आते हैं एक साथ में, तो एक से ज़्यादा प्रोनाउन आने पर हमें पहले करना पड़ता है सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद में अंत में फर्स्ट पर्सन का यूज़ लगाया जाता है। तो हमें देखना है यहाँ पे, तो पहले सेकंड पर्सन करना पड़ेगा। सेकंड इसमें यू है तो यू होता है सेकंड पर्सन, और जो ही, सी और दे और इट होते हैं वो होते हैं थर्ड पर्सन, और आई और बी होता है फर्स्ट पर्सन। तो हमें पहले करना है यहाँ पे सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन ही और लास्ट में आई। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अगर मान लो सपोज दैट सभी बहुवचन में होते, जैसे फर्स्ट पर्सन का बहुवचन होता है बी, सेकंड पर्सन का यू बहुवचन भी होता है, एक वचन भी होता है, और थर्ड पर्सन का बहुवचन होता है दे। अगर सभी प्रोनाउन बहुवचन में आते हैं तो फिर हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का क्रम करना होता है। अगर सभी प्रोनाउन बहुवचन के नहीं हैं तो हमें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कर देना होता है। तो हमारा क्रम यहाँ पे अभी फ़िलहाल सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट। तो आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट, एक नोट है केवल, ज़्यादा नोट नहीं है। तो एक नोट का मतलब है तो यहाँ पे एस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आई हैव अ 10 रुपी नोट। नेक्स्ट है, द मैनेजर एंड द स्कॉलर हैज़ डाइड। तो जब भी हम देखें दो नाउन हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो एक स्कॉलर लिखा हुआ है और एक लिखा है मैनेजर। दो नाउन जब भी एंड से जोड़े जाते हैं, अगर दोनों नाउन के साथ में आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब है दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। मैनेजर कोई और व्यक्ति है और स्कॉलर जो विद्वान है वो अलग व्यक्ति है। तो जब भी कोई नाउन है दो, वो हम एंड से अगर जोड़ें और दोनों नाउन के साथ में आर्टिकल लगा हो तो इसका मतलब है व्यक्ति बहुवचन है, दो व्यक्ति अलग अलग हैं। तो अगर व्यक्ति बहुवचन है तो हमें क्रिया भी यहाँ पे फिर बहुवचन में ही करनी पड़ेगी। सपोज दैट अगर हमें इस बात को करना हो, अगर हम यहाँ से दा हटा दें तो अब भी हमारा आंसर सही रहेगा, द मैनेजर एंड स्कॉलर हैज़ डाइड। पर इसका मतलब ये हो जाएगा एक व्यक्ति है, वही व्यक्ति मैनेजर है
और वही व्यक्ति स्कॉलर मीन्स विद्वान भी है। अगर दोनों में आर्टिकल लगा है इसका मतलब है कि मैनेजर कोई और है और जो स्कॉलर है वो कोई अन्य व्यक्ति है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा फिलहाल बना है द मैनेजर एंड द स्कॉलर हैव डाइड। जो मैनेजर है वो अलग है, स्कॉलर है वो अलग है और दोनों ही व्यक्ति अब ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। जब भी हमें देखना पड़ता है ऑल्दो आता है भाग के स्टार्टिंग में, तो ऑल्दो के साथ में कभी भी बट का यूज़ नहीं करना होता है, BUT बट कभी नहीं आएगा। यहाँ पे या तो हम एट लगा दें या फिर यहाँ पे कोमा का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन बट का यूज़ कभी भी ऑल्दो के साथ में नहीं होता है। तो ऑल्दो के साथ में एट आएगा या कोमा आएगा। वैसे लिखा होता है लीस्ट, LEST, लीस्ट के साथ में हमेशा शुड आता है, वहाँ भी कभी भी हमें मे या माइट वगैरह नहीं करते हैं। तो राइट आंसर बना ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। एट न लगा के हम कोमा भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगला यहाँ पे आई सॉ लॉयन हु वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, पहले बाकी पढ़ें। आई सॉ लॉयन हु वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड किसी बाग के बीच में आ जाए तो बाग को जोड़ने का काम करता है तो वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हु लगा हुआ है तो हमें ध्यान देना है हु होता है हमेशा सजीव के लिए, जबकि विच होता है वो होता है नॉन लिविंग निर्जीव के लिए। जबकि यहाँ पे लॉयन दिया गया है, लॉयन वो है वो निर्जीव में आता है। इंग्लिश के हिसाब से जो पशु पक्षी हैं वो हमेशा निर्जीव में आते हैं। तो यहाँ पे हम देखें अगर हु से पहले जो लिखा हुआ है वो एक नाउन है और नाउन वो नॉन लिविंग में आता है, इसलिए यहाँ पे विच का यूज़ करना पड़ेगा। तो आई सॉ अ लॉयन विच वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो पशु और पक्षी जो हैं इंग्लिश में वो निर्जीव में आते हैं। तो यहाँ पे हु आता है सजीव के लिए, जबकि विच आता है निर्जीव के लिए। तो जब भी हु या विच वाक्य में लगा हो उससे पहले देखेंगे अगर ये सजीव है तो फिर हु आएगा, अगर वो निर्जीव में है तो फिर वहाँ पे विच का यूज़ करना पड़ता है। आई हैव अ वॉच हु इज़ वेरी कॉस्टली। तो हु से बाग यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अगर हम देखें इसके साथ में नाउन जो लगा हुआ है वो नाउन अपने आप में नॉन लिविंग है, यहाँ पे हमें हु के स्थान पे विच कर देना है। तो आई हैव अ वॉच विच इज़ वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं हम रन केयरफुली लीस्ट यू में फॉल। जब भी किसी बाग में रन आता है तो अलग बात है, लेकिन ये लीस्ट लगा है LEST लीस्ट है तो लीस्ट अपने आप में होता है ऐसा ना हो कि। तो लीस्ट के साथ में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है शुड। तो यहाँ पे मे का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा राइट आंसर बना लीस्ट के साथ में शुड आता है हमेशा। तो रन केयरफुली लीस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट यहाँ पे ही हैज़ बीन इल सिंस 5 days। तो 5 days यहाँ पे अनसर्टेन है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित समय के लिए हमेशा आता है फॉर, जबकि निश्चित समय में आता है सिंस। यहाँ पे फॉर 5 days यहाँ पे हो जाएगा। तो दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, वहाँ पे हमेशा सिंस का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन 2 बजे से हो तो सब भी सिंस है, जबकि लेकिन 2 घंटों से आए तो फॉर का यूज़ करना पड़ता है। इस प्रकार से हमने कुछ जो UP बोर्ड 12th क्लास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिंटैक्स के नियम थे उन्हें आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है वीडियो ये। थैंक यू।